हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन प्रॉब्लम होती है, स्पेशली याद करने में। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा एस ब्लॉक को कंसाइज वे में, थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसको पहले समझ के फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहले से हमने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोथ आर डिस्कस्ड। एंड अब देखिए किस तरह इसको शॉर्ट में सारी चीज़ों को कंसाइज किया गया है एक चार्ट में। तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बेटा, तो अल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। जिसमें फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव, तो वहीं पे हमने इंफॉर्मेशन लिख दी, रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट लिथियम इज चलो हम फ्लेम टेस्ट पे थोड़ी देर से आते हैं, पहले हम ये प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्कली मेटल्स का जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? सो इट इज़ NS1। जैसे लिथियम इज 2s1, सोडियम इज 3s1, 4s1, लाइक दिस। एंड सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो कि हम अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और इन्हें अल्कली इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं उनको वाटर में सोल्यूशन बेसिक होता है या अल्कलाइन होता है। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज अल्कली। एंड दिस आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट, तो इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें बेरिलियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल शब्द में काउंट नहीं होता है बिकॉज वो उतने उसके डिपॉजिट्स नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें अबाउट ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में बेरिलियम आता है, बट उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग नहीं कहते। चलिए, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं सबसे पहले। तो आप सभी को पता है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप। नीचे आते आते एटॉमिक या आयोनिक रेडियस बढ़ते जाता है बिकॉज शेल बढ़ते जाते हैं, तो साइज बढ़ते जाता है फॉर दीज एलिमेंट्स एज वेल एज दिस एलिमेंट्स। ये कॉमन प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है। मेटालिक नेचर, नीचे आते आते मेटालिक नेचर भी बढ़ते जाता है बिकॉज जैसे साइज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ईजी होते जाती है, तो मेटालिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। देन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। डेफिनेटली जैसे साइज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और यहीं पे वन ऑफ द रीज़न है कि पोटेशियम और सीजियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, जिससे सोलर सेल्स या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, उसमें इनका काफ़ी यूज़ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, दोनों ग्रुप में कम होती जाती है। अगेन मेटालिक नेचर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की प्रति एफिनिटी भी कम होते जाती है, क्योंकि जैसे साइज बढ़ता है तो दिस मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होते जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी भी कम होते जाती है। डेंसिटी, नीचे आते आते साइज बढ़ता है बट उससे ज़्यादा इंक्रीज मास का होता है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। बिकॉज इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, बट मास का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीजेस। उसमें एक एक्सेप्शन है कि सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा है, तो इसे स्टार मार्क कर लें सभी लोग कि दिस इज द एक्सेप्शन। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्डिंग पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग में। सो बेसिकली नीचे आते आते साइज बढ़ने से मेटल साइज काफ़ी डिफ्यूज हो जाता है, तो उससे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होते जाती है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन इट डिक्रीजेस बिकॉज वो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करती है। तो जितना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी मेल्टिंग पॉइंट हायर होगी, बट जैसे नीचे आते आते मेटेलिक बॉन्ड वीक होते जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाता है, और हार्डनेस भी उसी पे डिपेंड करती है, तो इट ऑल्सो डिक्रीजेस। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? बेसिकली आयंस को वाटर मॉलिक्यूल्स कितने सराउंड करके कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, तो जितना छोटा आयंस होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ऑलराइट, तो जितना साइज बढ़ेगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी। ऑलराइट, तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ इनके लिए भी वैलिड है। जैसे फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, वैसे रेडियम भी रेडियो एक्टिव है। कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डेंसिटी में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेंसिटी यहाँ पे इनिशियली डिक्रीजेस, पहले कम होती है एंड देन इंक्रीजेस, मतलब पहले कम होती है एंड देन इंक्रीजेस, इस तरह का नेचर है इसका। तो ये ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले कम होती है और फिर इंक्रीज हो रही है, इस तरह से।
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में थोड़े से इरेगुलर ट्रेंड्स हैं जहाँ तक हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात करें, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो मिनिमम इज बोथ मैग्नीशियम एंड मैक्सिमम इज बोथ बेरिलियम फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस को हम ध्यान रख ले तो ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा हमने फ्लेम टेस्ट के कलर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, कि जैसे इनके जो क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, इनको जब बंसन बर्नर में इनके सॉल्ट्स को पेस्ट बना के डायरेक्टली प्लेटिनम वायर पे हीट किया जाता है बंसन फ्लेम में, जो लैब में आप परफॉर्म करते हैं, तो अलग अलग कलर की ब्यूटीफुल कलर्स के फ्लोरोसेंट फ्लेम कलर्स निकलते हैं, जिसमें लिथियम सॉल्ट से तो क्रिम्सन रेड से बर्न करते हैं, सोडियम है तो येलो, ये तो याद रह जाता है, पोटेशियम का वायलेट और लिलैक लिली कलर जैसा, rubidium is red violet, cesium is blue, and calcium is brick red, strontium is again crimson red, बेरियम इज एप्पल ग्रीन। तो इनके सॉल्ट्स में कटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कॉल्ड एज फ्लेम टेस्ट, जिससे कलर्स हमें ये ध्यान रखना है, वे टू रिमेंबर दिस कलर्स। बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते बिकॉज फ्लेम टेस्ट में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, और बेरिलियम मैग्नीशियम की रिलेटिवली थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनमें नो डाउट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता होगा बट वो विजिबल रेंज में नहीं आता, तो इसलिए हमको दिखता नहीं है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज बेसिकली दे डोंट गिव फ्लेम टेस्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा हमने यहाँ पे बीच में कंपैरिजन किया है अबाउट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल है, एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड कम होता है, इसलिए बेरिलियम इज लेस देन लिथियम एंड सो ऑन, तो ये ग्रेटर साइन इसके तरफ है। मेटालिक नेचर अगेन, ये अल्कली मेटल्स ज़्यादा मेटालिक होते हैं, तो दे आर मोर मेटालिक, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दे आर मोर मेटालिक नेचर। आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, आई होप सभी को पता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालना। ऑलराइट, तो जब हम Na से Na प्लस के बारे में बात करें तो ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी IE1, और Na प्लस से Na2 प्लस के बारे में बात करें तो ये इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ऑलराइट, और अगर Mg के लिए तो Mg से Mg प्लस ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और Mg प्लस से Mg2 प्लस ये इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो ग्रुप 2 की ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे S2 है, ओके, S पूरा फील्ड है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और अलॉन्ग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो इनकी ज़्यादा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। लेकिन अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में देखो यहाँ पे Na प्लस में क्या हो रहा है, इट हैज़ अचीव्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, ठीक है। तो अगर नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है उसने, तो इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दैट्स वाई सडनली द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स विल बी मोर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे तो S1 आ जाता है, ठीक है। तो नो डाउट हर एक की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा ही है, मतलब I2 ऑफ Mg इज ग्रेटर देन I1 ऑफ Mg, बट I2 ऑफ अल्कली मेटल्स इज ग्रेटर देन I2 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज ऑफ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन अलॉन्ग द पीरियड बढ़ती है, तो इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इलेक्ट्रॉन के प्रति जो एफिनिटी है वैसे तो बढ़ती है अलॉन्ग द पीरियड, लेकिन यहाँ पे कम हो रही है बिकॉज इनका S कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, जस्ट स्लाइटली लेस देन दी अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड S, तो उनके इलेक्ट्रॉन के प्रति इतनी एफिनिटी नहीं होती, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेंसिटी अलॉन्ग द पीरियड बढ़ती है अगेन बिकॉज मास बढ़ता है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बढ़ता है वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली दैट विल सपोर्ट इंक्रीज इन डेंसिटी, तो डेंसिटी इंक्रीजेस, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग में। यहाँ पे S2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ S1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी अल्कली मेटल्स की एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट पे भी सेम रीज़न से फ़र्क पड़ेगा। हम बोलते हैं सोडियम कैन बी कट विथ नाइफ, राइट, बिकॉज ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, बट ये रिलेटिवली हार्डर होते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी भी इनकी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज अगेन हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करता है, और ये 2+ आयंस बनाएंगे, तो चार्ज बढ़ जाएगा, साइज़ भी इनका कम हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज बढ़ेगा, साइज़ कम होगा, तो बोथ विल फैक्टर
favor the higher hydration energy of alkaline earth metals. I hope this discussion is very clear to everyone. बहुत short में हमने दोनों के physical properties भी पढ़ ली और उनको compare भी कर लिया for this S block. I hope it's clear to everyone. Thank you.